नरेंद्र के सरेंडर का बात कर रहे थे, यहाँ पर ये चुनावी बवंडर के बीच खुद सरेंडर कर रहे हैं क्या राहुल गांधी? नहीं, दरअसल हम सब लोग चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो है ना वो सीता जी की तरह अग्नि परीक्षा दे, देनी नहीं चाहिए क्या? लेकिन इतने सवाल हो जाएं। हम त्रेता युग में नहीं है। वो त्रेता युग में हुआ था। चुनाव आयोग अब अपनी सुविधा से चल रहा है, क्योंकि अपनी उसको, सुविधा से? हाँ, क्योंकि उसको देश की सुविधा से नहीं, उसको अपना बैकिंग है ना उसके पास। दूसरा, जो अभी तक मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि जब हम विपक्ष में होते हैं तो हमें लोकतंत्र कमजोर होने की सारी खामियां दिखाई देती हैं, और जब हम वही पार्टी जो जिसको लगता है कि लोकतंत्र कमजोर है, वही पार्टी जब सत्ता पक्ष में होती है तो उसी लोकतंत्र के खंभे को हिला हिला के फैसले करती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी जी का जो अभी आपने कहा ना, वो सच्चाई है कि राहुल गांधी जी कभी एक मुद्दे पे टिकते नहीं है। अमेरिका से शुरू किए वो ये इस मुद्दे को। महाराष्ट्र चुनाव हारे, अमेरिका गए तो वहाँ के विद्यार्थियों के साथ उन्होंने चर्चा शुरू की कि भाई साहब महाराष्ट्र में तो बड़ी गड़बड़ी हुई है। महाराष्ट्र के मुद्दे को अमेरिका से उठाने के बाद वो भारत आए, और भारत में आके फिर उन्होंने दूसरे मुद्दे को उठा लिया। अब वो अप्रैल के बाद जून में इस मुद्दे को लिए हैं, और फिर अब वो जाएंगे सितंबर में। आप देखेगा इस बीच में उनके पास फिर कुछ मुद्दे आ जाएंगे। हो सकता है कि फिर सिंदूर का मामला आ जाए। तो सवाल इस बात का है कि क्या आप शिफ्टिंग फोकस, हाँ, दिक्कत है नहीं, क्या आप किसी एक मुद्दे पे टिक सकते हैं और उसका पूरी पोल खोल करिए, या उसको उसकी परिणति तक, उसके अंजाम तक पहुंचाइए, या पार्क में लगे फिसल पट्टी में ही चलते रहेंगे। भाई पार्क में फिसल पट्टी होती, बच्चे जाते हैं, चढ़ते हैं, फिसल के नीचे जाते हैं, फिर ऊपर गए, फिर फिसल के नीचे गए। तो राहुल गांधी जी को यदि राजनीति करनी है तो उनको टिकना पड़ेगा, और जब वो टिकेंगे तब सच्चाई के साथ जवाब ले पाएंगे। और चुनाव आयोग को लेकर तो संदीप भाई हम लोग इतनी चर्चा कर चुके हैं। ये सच्चाई है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से ईवीएम को बाहर रख के और सारी चीज़ों को स्पष्ट किया, उसी तरह से जो मतदान को लेके उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, हम लोग चर्चा किए कि इतनी देर के बाद वो क्यों दिया गया, इतना समय क्यों लगा। ज्यादा गंभीर तो लोकसभा चुनाव के दौरान पहले, दूसरे, तीसरे दौर में 5-5 दिन, 7-7 दिन बाद आप फाइनल फिगर दे रहे हैं, जबकि आज हम और उसकी आज तक कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं आ पाई है। जबकि आज हम तकनीकी रूप से इतने परिपक्व हैं कि हमारे पास किसी भी पोलिंग से आंकड़ा आने में मुझे लगता है मिनट लगेंगे, सेकंड लगेंगे, और उसके बाद वो जिला कार्यालय में जाएगा, जिले से प्रदेश में, प्रदेश से सेंटर में आ जाएगा। तो इतना समय नहीं लगना चाहिए, पर फिर भी मान लीजिए आंकड़ा आने में समय लगा तो 24 घंटे या 48 घंटे लग सकते हैं, लेकिन उसका 10 दिन नहीं लग सकता। तो सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप जवाब देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे। इसमें एक और प्रॉब्लम भी दिखाई देती है, राहुल गांधी क्या ये इसमें अलग थलग भी पड़ रहे हैं? जो ये मिलते हैं ब्रेक के बाद वाली राजनीति जो कर रहे हैं, पूरा समर्थन विपक्षी खेमे का नहीं मिलता है। भाई चुनाव महाराष्ट्र में हुए तो साथ में उद्धव ठाकरे, दाएं उद्धव हो, बाएं शरद पवार हो, आप बोल रहे हो, सड़क पर आप उतर रहे हो, एक पूरा गांव उतरने को तैयार था वहां पर कि हम अपने हिसाब से वोटिंग कराएंगे, यहां पर कोई गड़बड़ झाला हुआ है। वो काम राहुल गांधी करने में नाकाम हो रहे हैं क्या? वो तो जो इंडिया गठबंधन की एका होनी चाहिए, वो एका नहीं दिख रही है। अगर हेरा फेरी हुई है तो देखिए, इंडिया गठबंधन का तो वहीं पे दिखाई दिया था कि वो टूट गया है जब पार्लियामेंट में ये प्रदर्शन दिया गया कि राहुल गांधी जी समूचे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं। तब आप देखिए पिछले सत्र में आपके अखिलेश जी एक अलग मुद्दा लेके आ गए थे, दूसरी पार्टियां अलग मुद्दा लेके आई थी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल जो आपने उठाया बहुत अच्छा है कि इसमें उद्धव जी के आने से ज्यादा जरूरी तो तेजस्वी यादव को आना चाहिए। एग्जैक्टली। कि यदि बिहार में चुनाव होना है और यदि राहुल गांधी कह रहे कि वहां भी खेला हो सकता है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी को कदम ताल मिला के चलना चाहिए। लेकिन इशारा तो असम और तमिलनाडु का भी कर रहे हैं, लेकिन डीएमके भी तो नहीं आ रही। स्टालिन भी है ना। कारण ये है कि डीएमके को भी इनको ज्यादा सीट देनी पड़ेगी यदि कदम ताल मिलाएंगे, तेजस्वी को भी ज्यादा सीट देनी पड़ेगी यदि कदम ताल मिलाएंगे। तो जो सहयोगी दल हैं वो इनके साथ आने से परहेज सवाल देखिए आ गया है, ये चर्चा को और थोड़ा व्यापक कर रहा है। गौतम यादव है सिवान वासी, वो कह रहे हैं एक राज्य के सवाल पर इतने सवाल, अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए तो क्या होगा? तब तो वो भी तो तैयारी चल रही है अभी। बहुत बहुत उचित सवाल है ये कि यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो मुझे लगता है चुनाव आयोग की तो कमर टूट जाएगी।
क्योंकि एक देश एक चुनाव कराना आसान नहीं आयोग को होता। तो कोई किसी सवाल का जवाब नहीं देना ना महाराष्ट्र में देना ना राष्ट्र में देना। नहीं, लेकिन ये बताइए ना, एक देश एक चुनाव में सारी जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग पे होगी ना, और चुनाव आयोग को तो एक एक बिंदु का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन देखिए, भारत का चुनाव आयोग बड़ा दिलचस्प है। उसको लगता है कि हाथी अपने चाल चले, बाकी अपना भोगते रहें। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग उसी पद्धति पे चल रहा है, इसलिए कोई कुछ भी सवाल उठाए वो जवाब देने सामने नहीं आ रहा। जैसा आपने कहा सही है कि वो बिना हस्ताक्षर के एक प्रेस रिलीज नहीं जारी तो पर कर देंगे। कितनी बार जवाब देगा? 24 दिसंबर को दिया है और उसके बाद 15 तारीख को भी, नहीं, 15 मई को। तो जवाब तो बार बार वो ईवीएम पे भी दे रहा था। फिर बाहर प्रदर्शनी क्यों लगाया ईवीएम का, और सबको न्योता दिया कि आप आइए और ईवीएम की जांच करिए और इसको फर्जी साबित करिए कि यह हैक हो सकती है। उसी तरह से चुनाव आयोग बुलाए सबको, अब बुला के कहे कि आप बताइए कैसे आंकड़ा में हेरी फेरी हुई है। भाई कुछ ना कुछ तो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना, यदि तो निष्पक्षता ये की कब बात तक चलेगा खेला, या ये खामा का झमेला है? संदीप मेघा, जी, मुझे तो सच में नहीं समझ में आता है कि कितनी बार बार एक साथ बार आप एक- सवाल उठाएंगे। मेघा, हाँ। आशुतोष भी जुड़ गए हैं। पीसीआर ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि आशुतोष भी जुड़ गए हैं और वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। आशुतोष, सवाल आपसे ही है, अब ये चुनावी खेला हो रहा है या ये खामखा का झमेला हो रहा है? नहीं संदीप, इस देश के अंदर एक फैशन हो गया है कि अगर कोई सवाल विपक्ष का पूछे तो सवाल उस विपक्ष के नेता से ही पूछ लो और जो असली सवाल है उसको कहीं गुम कर दो। ये जो फैशन है इस देश के अंदर, मुझे लगता है ये दरअसल वाकई में देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। और मैं आपका ध्यान दिला दूं कि 19 दिसंबर 2023 को इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग हुई थी और 30 दिसंबर 1923 को 2023 को सारे विपक्ष ने इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा था कि मुझे आपसे टाइम चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष को टाइम देना उचित नहीं समझा। यह है चरित्र इस देश के इलेक्शन कमीशन का कि वो विपक्ष के 9 पार्टियों के किसी भी पिटीशन का जवाब देना उचित 15 नहीं मई समझता। को इसी साल अगर चुनाव आयोग सभी विपक्षी दलों को बुलाता है, सभी राष्ट्रीय पार्टियों को बुलाता है, कांग्रेस क्यों नहीं जाती? नहीं, वो देखिए, वो प्रश्न आज जो आपने पूछा तो इलेक्शन कमीशन इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देता कि जब 9 राजनीतिक पार्टियों ने उससे टाइम मांगा था, क्या वो लाट साहब है ये क्या भारत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हो रहा है क्या? एक नहीं, ही नहीं, देश है, एक ही नो, देश नो, का नो। चुनाव आयोग है। आपस में अगर ये ईगो और नाक की लड़ाई होती रहेगी तो मजाक बन जाएगा, मखौल बन जाएगा हमारे लोकतंत्र का, हमारी चुनावी प्रक्रिया का। आशुतोष, नहीं, मखौल ऑलरेडी, संदीप, मखौल ऑलरेडी बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मखौल तो है, जब आप पहले फेज के चुनाव होते हैं उसके बाद 10 दिन के बाद अगर आप डेटा देते हैं और दूसरे फेज के चुनाव के 6 दिन के बाद डेटा देते हैं तो इससे ज्यादा मखौल हो ही नहीं सकता। तो इलेक्शन कमीशन हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आज की तारीख में क्या इलेक्शन कमीशन से पूछो कहेंगे भाई आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए? मतलब ये कोई तर्क हुआ? मतलब तो यहां पर अगर सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब होने चाहिए। ये देश अपना ही तो है, संस्थाएं ये अपनी ही हैं, ये राजनीतिक दल आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से आप ही इन्हें चुनते हैं या संसद में भेजते हैं। और लोकतंत्र की बुनियादी इसी बात पर टिकी है ना, हम जिसे चुनना चाहते हैं, जिसे वोट दिया वही पहुंचे ना, कोई और नहीं। तो अगर पारदर्शिता आ जाए, निष्पक्षता आ जाए, सवालों की गुंजाइश ना बचे, हालांकि ये वही त्रेता काल की बात हो गई, थोड़ी सतयुग की बात हो गई, पर इस ओर अगर हम जा सकें तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? सोचिएगा इस बारे में।